सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, इतनी देर घर में उनको बंद रखा नहीं जाना चाहिए था। 2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाज़े खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। अब बाहर आए हैं। आज शायद 212, अगर मेरी गिनती सही है, 212 जुमा उन्होंने मिस किए हिरासत में रह के। तो 212 जुमा के बाद आज जामा मस्जिद में वो खुतबा जो है वो पेश करेंगे और लोगों की नज़रें उन पे होंगी। चाहूँगा कि वो न सिर्फ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अब शुरू करें। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है। बिलखसूस जो पिछले दिनों से हम ड्रग्स की बात करते आए हैं, उसमें जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल बनता है। तो मीरवाइज साहब इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। जो सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उसमें भी इनका रोल कम नहीं है। तो अब 4 साल के बाद बाहर आए हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें वो अपना रोल जो है वो जल्द से जल्द शुरू करेंगे। इस तरह के और किस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत दे सकते हैं? सबसे बड़ा कदम जनाब, लोगों को अपनी हुकूमत दे दीजिए, चाहे वो जो भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी मेरी या किसी और की बननी चाहिए। बने जिसकी भी जीत हो बनाए, लेकिन कम से कम बने। किस वजह से ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात होती है, अगर मीरवाइज साहब को 4 साल के बाद छोड़ा गया तो मुमकिन है कि हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते। देखते हैं इसके बाद वो क्या करते हैं। जैसे आपने कहा कि लोगों को हुकूमत दीजिए, लोगों की एक उम्मीद होती है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें एक डिसिप्लिन हो, मैनर हो, नज़्म ज़ब्त हो। आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, असम्बली का तकद्दुस होता है। इसी तरह नया पार्लियामेंट बनाया, वहाँ पर लोग जो जाते हैं, आम लोगों का नज़रिया होता है एक इखलाकी लोग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज जो बीजेपी के रमेश भदौरी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के नासिर अली को खुले लफ्ज़ों में टेररिस्ट कहा। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज़ भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिल के काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच।
So DSP Adil has been arrested in many accusations, and one of which has been that he has been accused for the terror funding. So what is your take? मैं on उसमें that? मैं क्या कह सकता हूँ अब, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ नहीं, इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स हमारे पास आते नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर रहे हो तो आपके पास इसका सबूत ज़रूर होगा। डीएसपी आदिल को मैं यहाँ तक जानता हूँ, एयरपोर्ट में वहाँ पे एक चंद साल पहले तक वो पोस्ट थे, मिलते रहते थे। हमारी पार्टी के साथ एक ख़ानदानी रिश्ता है, मेरे एक सीनियर साथी हैं कोकरनाग के, उनके सन इन लॉ हैं, तो उस हिसाब से उस ख़ानदान पे क्या गुज़र रही होगी उसका भी मुझे एहसास है। लेकिन अगर पुलिस कहती है कि उनके पास इस सब चीज़ का सबूत है तो करें केस, और जो अदालत का फ़ैसला होगा वो सबके सिर आँखों पे। तो फिर इसमें एक चीज़ ये बात जरूरी है, आम लोग ही NIA रेड से बाकी एंटी करप्शन केस क्यों करें, कोई पुलिस अफसर ही क्यों ना नहीं सब genuine है, नहीं ना, transparency- जहाँ अगर किसी के खिलाफ इल्ज़ाम हो तो उसमें तहकीकात होनी चाहिए, कोई कानून से बड़ा नहीं है। और इसलिए फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि अभी हाल ही में एक सीनियर गवर्नमेंट अफसर ने इस हुकूमत के खिलाफ जल जीवन मिशन में 3000 करोड़ के घोटाले का इल्ज़ाम लगाया, उसमें तहकीकात क्यों नहीं, उसमें रेड क्यों नहीं, अब ACB क्यों सोई हुई है? अगर इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम सही है, मैं कह रहा हूँ ये इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है, लेकिन इल्ज़ाम की तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी ACB, ED, NIA, CBI ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है। उमर साहब आने लास्ट कई सारी चीज़ें अभी तक हाईलाइट की गई, कभी बालाकोट, कभी मंदिर मस्जिद, जब भी इलेक्शंस आते रहे, बचा कुछ आप कुछ नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी लास्ट टाइम कहा था। अब थोड़ा सा और एक चीज़ हाईलाइट की जा रही है कि सनातन खतरे में है, जिस हिसाब से आज एक MP को टेररिस्ट कहा गया, एक जैसे आपने खुद कहा, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत मुसलमानों पर एक मैं इन मजहबी फसादों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी एक फ़र्द के कहने से मज़हब खतरे में नहीं पड़ता। अब मैं इस्लाम की बात कर सकता हूँ, कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ ना हमारा मज़हब कितना मजबूत है। इसी तरह कोई अगर हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात करे, मैं तो ये समझूंगा कि वो मज़हब किसी एक के राय से बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्यों ना उसकी राय कितनी भी मुश्किल हो हज़म करना, लेकिन अपनी जगह तो मैं ये समझूंगा कि उसके कहने से मज़हब पे असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। हम पॉलिटिकल जो हैं लोग हैं, पॉलिटिक्स पे हम एक दूसरे का विरोध करें, इश्यूज़ पे हम विरोध करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे हम विरोध करें, किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मज़हब को निशाना बनाना या किसी की के मज़हबी जज्बात को जो है उनको ज़ख्म देना, ये ना हमारे लिए अच्छा है, ना इस मुल्क के लिए अच्छा है। वो सब